नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे मित्र, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका हिंदी का मॉडल पेपर किस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से कक्षा 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरह का मॉडल पेपर, इसी तरह का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, और पूर्णांक होगा 70 का। ठीक है, उसके बाद में क्या होने वाला है कि सबसे पहले आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। ऐसा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निम्न में से कोई एक कथन सही पहचान कर बताना है, जिसमें लिखा है कि जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध समालोचक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है, या फिर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा कि रामचंद्र शुक्ल जो है ये एक निबंधकार है। ठीक है, दूसरा है कि आकाशदीप और ममता के लेखक कौन है? तो आकाशदीप और ममता इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है कि सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा यात्रा वृत्त की रचना है सागर की लहरों पर। ठीक है, तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिल्कुल आने वाले हैं। अगला है धर्मयुग के संपादक कौन है? तो धर्मयुग के संपादक हो जाएंगे धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला है भारत दुर्दशा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भूषण राम कुमार वर्मा या फिर रायकृष्ण दास। तो याद रखिएगा कि भारत दुर्दशा रचना होने वाली है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है वीर गाथा काल के कवि कौन से हैं? तो वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई जो हैं ये वीर गाथा काल के कवि हैं। अगला है भक्ति काल की रचना। भक्ति काल की रचना इसमें से कौन है? साकेत, विनय पत्रिका, लहर या प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना आपकी विनय पत्रिका होने वाली है। अगला है संत कबीर की रचना कौन सी है? तो भैया बीजक जो है ये किसकी है? संत कबीर की रचना होने वाली है। तो ये आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह से अभी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अगला 9 नंबर विकल्प आपका है कि झरना के रचयिता कौन होने वाले हैं? तो याद रखिएगा कि झरना के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। अगला है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? हास, शोक, रति या भयानक। तो याद रखिएगा करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। याद रखिएगा प्यारे मित्र, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज के सारे प्रश्न आप कर लेते हैं तो याद रखिएगा आप 70 के 70 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में करके आने वाले हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है। 12वां आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो आप जानते हैं कि रोला और सोठा 2 ही छंद है। ठीक है, तो ये कौन सा छंद है हम कैसे पहचानेंगे? अगर 4 चरण होते हैं तो रोला छंद होता है, ठीक, और 2 चरण होते हैं तो सोठा। तो इसमें देखिए 2 ही चरण तो हैं, इसलिए कौन सा छंद हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। अगला है निम्न में निरुपसर्ग कौन सा है? ठीक है, निरुपसर्ग कौन से शब्द से प्रयुक्त है? निवास, निर्वाह, निवेश या सुमार्ग। तो भैया जो निरुपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब ये शब्द आगे लगा हुआ है, तो निर्वाह में देखिए निर आगे लगा हुआ है। अगला है चढ़ावा शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब जो उसके पीछे लगा है, चढ़ावा यानी कि इसमें आवा प्रत्यय है। कौन सा? आवा प्रत्यय है। अगला है भीमार्जुनों में समास कौन सा है? भीमार्जुनों का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भीम और अर्जुन। ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा भैया द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है गरगर शब्द का तद्भव क्या होगा? ठीक है, तो तद्भव उसका शुद्ध रूप होता है, तो गरगर शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? गागर हो जाएगा। अगला है अभ्यागत का संधि विच्छेद बताइए। तो अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा अभिधन आगता। ठीक है, अगला है नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो नदीसु जो है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अगला है आहसम हस धातु के किस लकार का रूप है? तो आगे आ लग गया, इसका मतलब लंग लकार यानी कि भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो लिट लकार यानी कि भविष्यकाल, और भविष्यकाल में पठिष्यति होता है। ठीक है, तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जिससे अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए 100% आप अपने बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके बाद आपका शुरू होता है खंडवा, जिसमें आपको संदर्भ लिखना होता है। तो पहला है कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग, हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है।
ठीक है, वहाँ से लेकर के और के बीच का विरोध, देश और विदेश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं, हमारी सैनिक नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने का मतलब हुआ भैया ये किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि ये भारतीय संस्कृति पाठ का है। ठीक है, भारतीय संस्कृत पाठ का है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसके नीचे रेखा खींची गई उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ से देखिए रेखा खींची गई है ना, के बीच का विरोध। तो आपको इसी को अपने भाषा में थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देना है कि लेखक कहता है कि किसी के बीच का जो विरोध है वो देश और विदेश के बीच का विरोध हो जाता है और इसको हम मिटाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में अपने भाषा में लिख देना है, वही उसकी व्याख्या हो जाएगी। अगला है कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा का दूसरा नाम क्या बताया गया है। ठीक है, तो जब आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अहिंसा का दूसरा नाम क्या बताया गया है। तो चाहे आप ये वाला पैराग्राफ करेंगे या फिर अथवा करके दूसरा दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर 22 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो पद्यांश से लिया गया होगा। देखिए एक पद्यांश लिखा गया है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सुगयो श्याम संग को अवराधे ईश। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये जो है ये आपका पद पाठ का है। ठीक है, ये पद पाठ का है जिसको सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है ना, तो इसका आप संदर्भ लिख देंगे। देखिए नीचे प्रश्न में लिखा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यानी कि लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता का नाम लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जितने के नीचे रेखा खींची गई है इसकी व्याख्या करनी है। ऊधो मन न भये 10-20। ठीक है, यानी कि इसमें जो है गोपियाँ जो है वो उद्धव जी से क्या कह रही हैं कि हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारा तो एक ही मन था जो कि श्याम संग के चला गया है, अब मेरे पास दूसरा कोई मन नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि हम उनके बिना कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको अथवा करके एक और दिया जाएगा। तो दो में से जो आपको याद होगा एक कर देना है प्यारे मित्र। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या करना होगा आपको। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आपको दिया गया होगा कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय। देखिए तीनों में से कोई एक आ जाएगा, जो आपको याद हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 में से जो कोई भी एक आ जाएगा आप एक लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी तरह से खंड खा जो दिया गया होगा उसमें आपसे किसी एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, तो कवि के जीवन परिचय की बात करें प्यारे मित्र तो इसमें रसखान, सुमित्रानंदन पंत और रामनरेश त्रिपाठी का दिया गया है। लेकिन आप इनको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और बिहारी जी का पढ़ लेना। 100% इसी में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप सूर, तुलसी और बिहारी का जीवन परिचय याद कर लेंगे, इसी में से एक आ जाएगा। फिर 24 नंबर पर आपका जो प्रश्न दिया गया होगा उसमें क्या पूछा जाएगा कि अधोलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया होगा, जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया होगा उसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला लिखा है विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वरा एक एव इत भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति आ गया तो हम समझ जाएंगे तुरंत ही कि जो भारतीय संस्कृत आपका पाठ है उस पाठ से ये जो है पैराग्राफ लिया गया है। तो करना क्या है प्यारे मित्र, आपको 2 पैराग्राफ इसी तरह से दिए गए होंगे। ठीक है, 2 में से जिस एक पैराग्राफ को आपको अर्थ पता होगा और उसके पाठ का नाम पता होगा उसी को आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। लिखते समय आप राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, इमला आपका सही होना चाहिए। ठीक है, इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो खंड का और खा करके 2 दिए जाएंगे। 2 में से जिस एक पैराग्राफ का अर्थ आपको पता होगा उस एक पैराग्राफ का अर्थ आप लिख देंगे। तो ये 24 नंबर पर इस तरह से हो जाएंगे कि 2 जो आपको दिए रहेंगे इनका अर्थ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में इसी में आपको खंड खा दिया जाएगा। ठीक है, खंड खा में आपको क्या करना होगा, खंड खा में अधोलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी कि 2 आपको श्लोक दिए जाएंगे और दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और अर्थ लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें पहला श्लोक जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये वाराणसी वाले पाठ का है। ठीक है ना, इसी तरह से 2 श्लोक आपको दिए जाएंगे और दोनों में से जो एक का अर्थ आपको पता होगा उसे आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 25 नंबर। 25 नंबर में क्या होगा
कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, यानी कि दो प्रश्नों के संस्कृत में आपको उत्तर लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न आपका है गीतायाः का संदेशा, यानी गीता क्या संदेश देती है, इसका उत्तर लिखना है। और दूसरा है कुत्र लोहायम विज्ञातम, और तीसरा है पदेन बिना किम दूरम याति, और चौथा है चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत। ठीक है, तो जो दो प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है आप लिख देंगे, जैसे कि पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है, तो पत्रम कर देंगे, यानी कि पत्र हो जाएगा। और चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत, यानी चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया, तो आजाद बताया था। ठीक है, तो इस तरह से जो दो प्रश्न आपको याद होंगे, अगर आप कर देंगे तो दो दो नंबर का दो प्रश्न करेंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर पर आपको क्या करना होगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, यानी कि अभी जो दो श्लोक मैंने आपको दिखाए हैं उन दोनों श्लोकों को आपको नहीं लिखना है, मतलब जो भी श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आ जाएगा उसको छोड़ करके दूसरा कोई श्लोक आपको लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पर आपको क्या करना होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। ठीक है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे कि अनुशासन का महत्व है, नारी शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, पर्यावरण सुरक्षा है और यातायात के नियम है। तो इस तरह से जो एक निबंध आपको याद होगा आप उस निबंध को अपनी कॉपी में लिख देंगे। और याद रखना कि जो भी निबंध लिखना कम से कम 3 से 4 पेज में आपको लिखना होगा ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर पर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्या होगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख चरित्र का चित्रण करना है। इसका मतलब आप जो आपका कथा सर्ग यानी कि नाटक जो आपकी बुक में दिया गया है, तो आप जिस जिला के निवासी हो, जिस जिला के रहने वाले हो, उसी जिला का नाटक लिखिएगा। ठीक है, जिस जिला का, क्योंकि सारे जिला का नाटक अलग अलग होता है, जिला का नाम आपके उस बुक पर या गाइड से जिससे भी आप पढ़ते हो उस पर लिखा होगा, तो उसी से आप जिस जिला के निवासी हो उसी जिला का लिखिएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही मॉडल पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने नंबर आप ला सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा।